हेलो स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कशन करेंगे टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिक रिएक्शंस के ऊपर। देखिए, ऑर्गेनिक रिएक्शंस बहुत सारी है, बहुत सारी। अब इतनी सारी रिएक्शंस होती हैं तो उन्हें क्लासिफाई कैसे किया जाए? तो बेसिकली उन्हें चार तरीके से ही क्लासिफाई किया जाता है। वो चार तरीके हैं: सब्स्टिट्यूशन, एडिशन, एलिमिनेशन एंड रीअरेंजमेंट। नाम पे गौर करते हैं, फिर इन्हें फर्दर फर्दर क्लासिफाई कर सकते हैं जैसे यहाँ कर रखा है। लेकिन आपको ये समझ में आना जरूरी है, फर्दर क्लासिफिकेशन अभी आपके काम का नहीं है और ना अभी इतने एग्जाम्पल्स आप इनकी प्रैक्टिस भी कर पाएंगे, इतने एग्जाम्पल्स। इसलिए आपको तो बस ये बेसिक आइडिया होना जरूरी है। ये तो मैंने आपको थोड़ी सी एक्स्ट्रा नॉलेज देने के लिए ये फर्दर कंडीशंस लिख दी हैं और इनके एग्जाम्पल्स भी लिखे हैं मैंने। तो आपको प्रिलिमिनरी आइडिया तो होना ही होना चाहिए, लेकिन एक एक्सटेंडेड फॉर्मेट भी मैंने आपको बताया है। तो बेसिकली चार टाइप की रिएक्शंस आपको नजर आ गई है। सब्स्टिट्यूशन ये तब होता है जब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जो रिएक्टेंट होता है, मेन रिएक्टेंट जो होता है, उस पर कोई ग्रुप जुड़ा हुआ है, वो हट जाए और अटैक करने वाला उसकी जगह आकर जुड़ जाए, मतलब एक दूसरे को जगह को चेंज कर दे, रिप्लेस कर दे, तो दैट इज सब्स्टिट्यूशन। अगर एडिशन, अगर जो रिएक्टेंट आपका है उसके ऊपर अटैक करने वाला जाकर जुड़ जाए, जो मेन रिएक्टेंट मॉलिक्यूल है उसमें से कोई चीज बाहर ना निकले, तो उसको कहते हैं एडिशन रिएक्शन, मतलब केवल चीजें जुड़ती जुड़ती जाए। एलिमिनेशन की यदि हम बात करें तो एलिमिनेशन के केस में जो रिएक्टेंट होता है, राइट, उस रिएक्टेंट में से कोई चीज बाहर निकल जाए, मतलब कोई अंदर ना आए, रिएक्टेंट में से ही कोई चीज टूटकर बाहर चली जाए, तो उसे कहते हैं एलिमिनेशन रिएक्शन। एंड रीअरेंजमेंट, रीअरेंजमेंट का मतलब ना बाहर से कोई अंदर आएगा ना अंदर से कोई बाहर जाएगा, आपके रिएक्टिंग मॉलिक्यूल्स में सिर्फ अंदर ही अंदर एटम्स जो है वो रीअरेंज हो जाएं, पोजीशन बदल लें, तो उसे हम कहते हैं रीअरेंजमेंट रिएक्शन। देखिए, इनका जो फर्दर क्लासिफिकेशन है वो जब हम अभी नीचे एग्जांपल्स करेंगे तब मैं और एक्सप्लेन कर दूंगा आपको अच्छे से, तो ठीक रहेगा। उससे पहले सब्स्टिट्यूशन, एडिशन, एलिमिनेशन और रीअरेंजमेंट को मैं एक एग्जांपल से और समझाता हूँ। मान लीजिए आपके घर में टीवी रखा हुआ है, ओके, एक टीवी है, एक रूम है, उसमें एक टीवी है। अब वो टीवी थोड़ा सा ओल्ड मॉडल का हो गया है, ओके, तो आप मार्केट गए और एक नया एलईडी लेकर आ गए, उसको उसकी जगह रख दिया और इसको वापस एक्सचेंज में आपने दे दिया, तो ये फिनोमेना क्या कहलाएगा? ये कहलाएगा सब्स्टिट्यूशन। ओके, अब आपके पास एक टीवी तो है ही है घर में, राइट, आपने एक और खरीद लिया, मतलब एक से दो कर लिए टीवी, तो ये फिनोमेना कहलाता है एडिक्शन। अब आपके पास एक ही टीवी था और आपने उसको भी बेच दिया, किसी को दे दिया, करेक्ट, यानी अब कोई टीवी नहीं है, तो वो फिनोमेना कहलाता है एलिमिनेशन। ओके, अब बात करते हैं रीअरेंजमेंट की। अब रीअरेंजमेंट को कैसे समझाएंगे? देखिए, रीअरेंजमेंट को समझाने के लिए मान लीजिए जो आपका टीवी है, इस टीवी को आपने जहां रखा हुआ है वहां से उठाया और किसी और पोजीशन पे रख दिया, मतलब एक रूम है, एक रूम में एक टीवी रखा हुआ है, वो टीवी की जो पोजीशन है वो पोजीशन चेंज कर दिया आपने, मतलब वहां से उठाकर किसी और पोजीशन पे रख दिया, फ्रंट में रखा हुआ था आपने बैक में रख दिया या सेंटर में रख दिया, तो वो कहलाता है रीअरेंजमेंट। ना बाहर से कोई अंदर आया ना अंदर से कोई बाहर गया है, अंदर ही अंदर पोजीशन चेंज हो गई, तो दैट इज कॉल्ड रीअरेंजमेंट। आई होप आपको अब बात समझ में आई होगी। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बेसिकली इन चार टाइप की ही होती है। फिर इनको फर्दर क्लासिफाई किया जा सकता है। क्लास 12 में ये सारी रिएक्शंस आपको डिटेल में देखने को मिलेगी। फिर भी मैं अभी आपको एक बेसिक आइडिया तो दे रहा हूँ। देखिए, सब्स्टिट्यूशन का मतलब होता है कोई आ रहा है बाहर से और अंदर से कोई जा रहा है। अगर ये काम फ्री रेडिकल के फॉर्मेट में हो रहा है, मतलब फ्री रेडिकल ही अंदर आ रहा है और फ्री रेडिकल ही बाहर जा रहा है, तो फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन। इलेक्ट्रोफाइल अंदर आ रहा है, इलेक्ट्रोफाइल ही बाहर जा रहा है, तो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। इसी तरीके से न्यूक्लियोफाइल अंदर आकर न्यूक्लियोफाइल बाहर जा रहा है, तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। इसी तरीके से यहाँ पे इलेक्ट्रोफिलिक और न्यूक्लियोफिलिक नाम दिए गए, और एलिमिनेशन E1 E2 मैकेनिज्म के हिसाब से दिया गया है, तो उसको तो हम अभी बिल्कुल भी नहीं देखेंगे। बस ध्यान रखिए, एलिमिनेशन दो टाइप का होता है। सिमिलरली जो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होती है वो भी दो टाइप की होती है, SN1 एंड SN2। इसका मतलब होता है यूनिमॉलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, और इसका मतलब होता है बायमॉलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, राइट। ये चीजें तो मैकेनिज्म जब हम पढ़ते हैं ना तब आपको समझ में आएगी, और मैकेनिज्म अभी आपके सिलेबस में नहीं है। हम जब डिटेल में मैकेनिज्म देखेंगे तब इन चीजों को और मैं अच्छे से एक्सप्लेन कर दूंगा। अभी तो सिर्फ आपको ये चार पहचानने हैं, ये चार नेम पहचानने की ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ये जो रिएक्शन अभी मैं आपसे पूछूंगा वो इन चार टाइप में से कौन सी है। ओके, फिर मैं फर्दर एक्सप्लेनेशन दूंगा आपको। सबसे पहले मान लीजिए ये कुछ रिएक्शंस आपके सामने लिखी हुई हैं। ओके, जैसे मान लीजिए फर्स्ट रिएक्शन आपको नजर आ गई। अब मैं आपसे कहता हूँ इसको आप देखिए और बताइए कि आप इनको चार में से किस कैटेगरी में रखेंगे। चारों के नाम ध्यान रखिए, सब्स्टिट्यूशन, एडिशन, एलिमिनेशन एंड रीअरेंजमेंट। अब यहाँ से गौर कीजिए, यहाँ पे इस जगह में और इस जगह में क्या चेंज है? ये चेंज है कि यहाँ से एक H हट गया और उसकी जगह एक Cl आ गया है, मतलब कोई हटा और कोई आया, तो ये बात तो तय हो गई कि ये सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है। बस अभी तो आप इतना फोकस कर लीजिए, अगर आपने ये पहचान लिया कि सब्स्टिट्यूशन है तो काम हो गया। कौन सा सब्स्टिट्यूशन है बाद में बताता हूँ। इस रिएक्शन को देखिए, इस रिएक्शन में भी यदि आप देखें ढंग से तो आप देख सकते हैं यहाँ जो H है वो तो H सब जगह ही रहेगा, मतलब वो H यहाँ पे भी है, वो H यहाँ पे भी है, यहाँ है, यहाँ है, यहाँ है, यहाँ है। लेकिन एक नई चीज जो आपको देखने को मिल रही है वो ये कि ये वाला H हट गया और इस H की जगह Cl आ गया है, तो मतलब कोई हटा और उसकी जगह पे कोई आया है। तो आप 100% नहीं मानेंगे कि ये रिएक्शन भी एक सब्स्टिट्यूशन का ही एग्जांपल है। आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ देखिए, इस रिएक्टेंट को गौर कीजिए, देख लिया आपने अच्छे से। अब यहाँ पे गौर कीजिए। अब आप जब देखेंगे तो ये चीज और ये चीज तो कॉमन है,
Br हटकर OH आ गया है, तो इसका मतलब है कोई चीज हटी है और कोई चीज आई है, तो ये भी रिएक्शन एक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का ही एग्जाम्पल हुई। आप देख सकते हैं तीनों ही सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है। आगे के नाम मैं बाद में बताऊंगा, सबसे पहले तो आप ये पहचान लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। फोर्थ रिएक्शन देखिए। फोर्थ रिएक्शन की यदि हम बात करें तो यहां देखिए आप, अगर इस रिएक्शन को आप देखें तो इस रिएक्शन में ये रिएक्टेंट है, ये अटैक कर रहा है, और जो प्रोडक्ट है लास्ट में आप उसको देखिए। तो इस प्रोडक्ट को जब आप देखेंगे ना तो आपको समझ में आएगा कि जो रिएक्टेंट का CH3 था वो CH3 वही है, रिएक्टेंट में जो CH था वो CH भी वही है, ये रहा वो CH, करेक्ट। वहां पे जो CH2 था वो CH2 भी यही ही है, और उसमें तो कोई एक चीज और आकर जुड़ गई है, यानी अल्टीमेटली CH3 वही है, CH वही है, CH2 तो वही है, एक हाइड्रोजन और एक Cl और आकर इस स्पीशीज में जुड़ गया है, यानी कि इसमें से कोई चीज बाहर नहीं गई, इसमें ये जो स्पीशीज है HCl वो H यहाँ आकर जुड़ गया और Cl यहाँ आकर जुड़ गया। तो दैट्स वाई इस रिएक्शन को आप कहेंगे एडिशन रिएक्शन, क्योंकि कोई चीज बाहर नहीं गई, ये दोनों चीजें इस पे आकर जुड़ गई। दैट्स वाई दिस रिएक्शन इज कॉल्ड एडिशन रिएक्शन। देखिए एडिशन रिएक्शन लिखा हुआ है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। एक और रिएक्शन देखिए। अब इस रिएक्शन की यदि हम बात करें तो इस रिएक्शन को आप गौर से देखिए। ये जो यूनिट है ये यूनिट यूं की यूं है, बस ये जो बॉन्ड है, बॉन्ड में एटम्स तो है ही नहीं ना, एटम जितने उतने के उतने यहाँ पे हैं, बस ये बॉन्ड हट गया और इस बॉन्ड की जगह ये Br आ गए। मतलब कुल मिलाकर इस रिएक्टेंट में से कोई चीज बाहर नहीं गई, बॉन्ड कुछ नहीं होता, राइट ना। एटम्स के ऊपर बात होती है कि एटम्स बाहर गए या नहीं गए, तो एटम जितने थे अभी उतने के उतने, बस ये बॉन्ड हट गया और इस बॉन्ड की जगह पे Br आकर जुड़ गए। तो इस रिएक्शन को भी आप एडिशन कैटेगरी में ही रखेंगे। ये देखिए एडिशन लिखा हुआ है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब आप इस रिएक्शन को गौर कीजिए। ये रिएक्टेंट है आपका CH3COH। एक बार प्रोडक्ट को देख लेते हैं। CH3CO और H, जितने रिएक्टेंट में थे एटम्स उतने तो है ही हैं। CH3COH, CH3C, ये रहा O और ये रहा H, उसके अलावा H और Cl और नया आकर जुड़ गया है। दैट्स वाई ये रिएक्शन भी किस कैटेगरी में रखी जाएगी? ये भी रखी जाएगी एडिशन कैटेगरी में। अभी तो सिर्फ आप ये पहचान रहे हैं कि एडिशन सब्स्टिट्यूशन क्या होता है, एलिमिनेशन या रीअरेंजमेंट। अगला देखिए। अब आप इस रिएक्शन को गौर कीजिए। ये आपका रिएक्टेंट है, ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल है। अब प्रोडक्ट को देखिए आप, ये इससे बनी हुई स्पीशीज है, इसी से बनी हुई स्पीशीज है, राइट। अब आप गौर से अगर देखेंगे ना तो आप पाएंगे कि यहाँ पे 2 कार्बन और एक Br था। यहाँ पे 2 कार्बन तो हैं लेकिन Br गायब है। आप यहाँ देख सकते हैं यहाँ पे Br नहीं है, नंबर 1। नंबर 2, यहाँ पे 6 हाइड्रोजन थे, 5 थे, राइट। और यहाँ पे अगर आप देखें तो 4 ही है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि इस ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल में से, कंपाउंड में से Br भी बाहर गया है और H भी बाहर गया है, तभी तो CH2 डबल बॉन्ड CH2 एल्कीन बचा है। तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पे रिएक्टिंग मॉलिक्यूल में से चीजें बाहर निकली है, और जब चीजें बाहर निकलती है तो इस फिनोमेना को हम कहते हैं एलिमिनेशन। दैट्स वाई ये एक एलिमिनेशन रिएक्शन का एग्जांपल हुआ। सिमिलरली अगर आप यहाँ देखें, इस एग्जांपल को देखिए। इस एग्जांपल को यदि आप देखेंगे तो इस एग्जांपल में यहाँ पे OH है, जबकि यहाँ पे यदि आप देखें तो यहाँ पे OH गायब है, ठीक है। और इस एग्जांपल में ढंग से देखा जाए, वैसे मैं शो करने की जरूरत नहीं होती, वो अंडरस्टूड होता है कि इन सभी जगह पर H होते हैं, राइट। तो उन सभी जगह पर H अभी भी है, यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, लेकिन इस पोजीशन से और इस पोजीशन से OH और इस पोजीशन से H गायब है, राइट। तभी तो यहाँ पे डबल बॉन्ड आ गया है। तो ये हट गया है और ये हट गया है, मतलब जो रिएक्टिंग मॉलिक्यूल्स था उसी में से कोई चीजें बाहर चली गई। दैट्स वाई ये जो रिएक्शन होगी, ये रिएक्शन कहलाएगी एलिमिनेशन रिएक्शन। ओके, तो आई होप आपको ये भी बात समझ में अच्छे से आ गई होगी। यहाँ पे आप देख सकते हैं कुल मिलाकर सारी वैलेंसीज जो थी, जितने हाइड्रोजन थे उतने के उतने तो नहीं है, इधर से एक OH हट गया और इधर से एक H हट गया, बाकी सब कुछ वैसा का वैसा ही है, तभी तो H2O बाहर चला गया। दैट्स वाई ये रिएक्शन भी कहलाती है एलिमिनेशन रिएक्शन। ओके, एक और देखिए आगे। अब आप इस रिएक्टेंट को गौर कीजिए। यहाँ पे कितने कार्बन है? 1 2 3 4 5 6 कार्बन है, और हाइड्रोजन कितने हैं? 14, 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। अब आप प्रोडक्ट्स देखिए। प्रोडक्ट्स में यदि आप देखते हैं तो यहाँ पे देखिए 1 2 3 4 5 6 ही है, वही 14 है। कार्बन 6 है, हाइड्रोजन 14 है, यहाँ पे भी कार्बन 6 और हाइड्रोजन 14 है। मतलब क्या हुआ? मतलब ये हुआ कि इस रिएक्टेंट से जब प्रोडक्ट्स बने तो इन प्रोडक्ट्स में आप चाहें बैलेंसिंग का अगर सोचते हो तो यहाँ पे 2 रख सकते हैं। तो आप चाहें तो इसके प्रोडक्ट देख सकते हैं, और प्रोडक्ट में आपको एक नई चीज देखने को मिलेगी कि जितने रिएक्टेंट में कार्बन थे और हाइड्रोजन थे उतने ही इसके प्रोडक्ट में रिएक्टेंट जितने ही कार्बन हाइड्रोजन है। यहाँ पे भी इस प्रोडक्ट में रिएक्टेंट जितने ही कार्बन और हाइड्रोजन है।
कहने का मतलब क्या हुआ? कहने का मतलब ये हुआ कि ना तो बाहर से कोई अंदर आया, ना अंदर से कोई बाहर गया। फिर चेंज क्या है? चेंज है, यहाँ पे अगर आप देखें तो लॉन्गेस्ट चेन जो है वो 6 कार्बन की है, और अगर आप यहाँ पे देखें तो लॉन्गेस्ट चेन 5 कार्बन की है और उस पर एक सब्स्टिट्यूएंट आ गया है। यहाँ पे भी देखा जाए तो लॉन्गेस्ट चेन 5 कार्बन की और उस पर एक सब्स्टिट्यूएंट आ गया है। इसमें सब्स्टिट्यूएंट सेकंड पोजीशन पर है और इसमें सब्स्टिट्यूएंट थर्ड पोजीशन पर है, यानी कि ये आइसोमर्स बन गए, सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, डिफरेंट स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। और इन स्पीशीज में ना बाहर से कोई अंदर आया है, ना अंदर से कोई बाहर गया है, केवल अंदर ही अंदर ग्रुप्स रीअरेंज हो गए। दैट्स व्हाई ये रिएक्शन कहलाती है रीअरेंजमेंट रिएक्शन। ओके, एक एग्जांपल और देखते हैं। यहाँ देखिए, ये भी काफी इंपॉर्टेंट एग्जांपल है, इसको आप गौर से देख लीजिए। सबसे पहले यहाँ पे देखिए, 3 तो CH3 है, ओके, एक कार्बन है, एक CH2 है और एक OH है। ओके, चलिए कंपेयर करते हैं। यहाँ देखते हैं, 3 CH3 थे इसमें, एक ये रहा, दूसरा ये रहा और तीसरा ये रहा, मतलब 3 CH3 तो सही है, मतलब ये वाली बात पूरी हो गई, ये वाली बात पूरी हो गई, ये वाली बात पूरी हो गई। अब एक कार्बन और एक CH2 है, अब एक कार्बन और एक CH2 है, ये भी बात बिल्कुल सही है। अब क्या बचता है? अब ये बचता है कि OH की जगह पे Br आ गया है। आप नोटिस करें, बस अब एक OH की तो कमी थी, पर उस OH की जगह Br आ गया है। तो ये बात तो तय है कि ये सब्स्टिट्यूशन हुआ है, OH हटाया और Br आया, तो दैट्स व्हाई ये एक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन तो हुई है। ओके, उसके अलावा सब्स्टिट्यूशन के साथ साथ हम एक चीज ये भी देख सकते हैं कि गौर से देखिएगा कि ये CH3 है, ये CH3 है, ये CH3 है, ये CH2 है, और यहां से OH हट के अगर Br आ गया होता तो ये वाली जो स्पीशीज है, ये वाला जो सेक्शन है, ये बिल्कुल कांस्टेंट होता है, देखो ऐसा का ऐसा, और Br अगर आ जाता तो हम इसको कहते सब्स्टिट्यूशन, जो कि अभी आपने देखा कि OH हटकर Br आ गया। अब आप यहाँ पे देखिए ना, इस वाले केस में, यहाँ पे देखिए, इस वाले केस में CH3 तो उतने ही है जितने की पहले थे, लेकिन CH3 ने अपनी पोजीशन भी बदल ली। यहाँ पे तीनों CH3 यहाँ थे और तीनों ही बिल्कुल एक जैसे थे, तो आप इसको केवल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन बोलते हैं। लेकिन इसके अंदर सब्स्टिट्यूशन तो हुआ है, OH की जगह Br आया है, लेकिन साथ ही साथ CH3 की पोजीशन भी चेंज हुई है। तीनों CH3 यहाँ साथ में थे, जबकि 2 है और एक इधर आ गया है। दैट्स व्हाई इसको हम कह सकते हैं सब्स्टिट्यूशन विथ रीअरेंजमेंट, मतलब सब्स्टिट्यूशन तो हुआ है, साथ में CH3 जो ग्रुप था उसने अपनी पोजीशन भी बदल ली। दैट्स व्हाई रिएक्शन हो जाती है सब्स्टिट्यूशन विथ रीअरेंजमेंट का एग्जाम्पल। आई होप आपको बात समझ में आ गई होगी अच्छे से। अब हम इनको जो नाम दिए गए उसके साथ में अब आपको वापस समझाता हूं, तो अच्छे से देखिए आप। ओके, फर्स्ट केस, ये बात तो आपको समझ में आ गई कि यहाँ से H हटाया और H की जगह पर Cl आकर जुड़ा है, तो ये सब्स्टिट्यूशन तो है। लेकिन जब भी HNu का साइन आपको नजर आ जाए तो आप समझ जाइए वहां पे फ्री रेडिकल रिएक्शन मैकेनिज्म इन्वॉल्व होता है, क्योंकि आपने ये तो पहचान लिया कि सब्स्टिट्यूशन है, तो अब आगे आप बोल सकते हैं कि ये एक फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन है। पहचान किससे हुई? पहचान हुई सनलाइट से, HNu के साइन से। दूसरी रिएक्शन, इस रिएक्शन को यदि आप देखें तो इस रिएक्शन के अंदर हम कैसे कह सकते हैं कि ये इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन है। गौर कीजिएगा, देखें H हटकर Cl आया है, तो ये बात तो तय है कि सब्स्टिट्यूशन है। अब देखिए, जिस मॉलिक्यूल में से H हटाया वो किससे अटैच था? कार्बन से। ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन होता है? कार्बन। तो अगर यहाँ से ये बॉन्ड टूटता है तो कार्बन से H जुड़ा हुआ, अगर H हटता है तो H हमेशा प्लस के जैसे हटेगा, क्योंकि कार्बन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव तो उस पर तो माइनस रहेगा। और क्योंकि यहाँ से पॉजिटिव स्पीशीज हट रही है तो आने वाली स्पीशीज भी पॉजिटिव ही होगी। अब आने वाली स्पीशीज क्योंकि पॉजिटिव है और पॉजिटिव ही हट रहा है, दैट्स व्हाई हम इसको कह सकते हैं इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, यानी कि इलेक्ट्रोफाइल के आने से ही इलेक्ट्रोफाइल का हटना, यानी यहाँ से H+ हटेगा और इसके अंदर Cl+ आकर जुड़ जाएगा। अब Cl+ कैसे बनता है वो इसके मैकेनिज्म का पार्ट है, उसे अभी आपको नहीं करना, मैं सिर्फ ट्रिक्स बता रहा हूँ कि अभी आगे का नाम भी कैसे सोच सकते हैं, अभी रिक्वायर्ड नहीं है, लेकिन हाँ आपके दिमाग में ये बातें रहनी चाहिए, जिससे कि आगे जब आप पढ़ेंगे तो आपको अच्छे से बात समझ में आएगी। तभी आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा कि यहाँ पे Cl आया है और H हटा है। H किससे जुड़ा हुआ था? कार्बन से। तो ये जब बॉन्ड टूटेगा, सनलाइट तो है नहीं, सनलाइट होती तो हम फ्री रेडिकल बोलते थे। अब कोई भी और भी अटैकिंग एजेंट हो या कैटलिस्ट हो तो फिर आप समझ जाइए ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव पे तो नेगेटिव रहेगा और फिर H पे तो पॉजिटिव रहेगा। अब पॉजिटिव हट के ही पॉजिटिव आ सकता है, जो साइन हटता है वही साइन वाली स्पीशीज अंदर आनी चाहिए, तो पॉजिटिव वाले को हम इलेक्ट्रोफाइल कहते हैं। दैट्स व्हाई इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। इसकी यदि हम बात करें तो Br हटकर OH आया है, ये तो नजर ही आ रहा है सबको, तो ये सब्स्टिट्यूशन तो है ही है। अब आप ये देखिए, जो Br हटा है वो कार्बन से अटैच था और आपको अच्छे से पता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में अगर हम कंपेयर करें कार्बन और Br को, ब्रोमीन को, तो ब्रोमीन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है। तो इस बार जो हटने वाली चीज है वो नेगेटिव है, तो आने वाली चीज OH- वो भी नेगेटिव है, और नेगेटिव को आप न्यूक्लियोफाइल बोलते हैं, जो नेगेटिवली चार्ज स्पीशीज होती है। दैट्स व्हाई ये सब्स्टिट्यूशन तो पहले ही समझ आ गया था, लेकिन अब हम इसे बोल सकते हैं न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। बात समझ में आई ना? यहाँ से H+ हट रहा था और C+ आ रहा था, जबकि यहाँ से Br- हटेगा और OH- आएगा। अब Br- ही क्यों हटेगा? अभी मैंने आपको बता दिया कि Br और कार्बन में ब्रोमीन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, तो जो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है वो हमेशा इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींचकर ही हटेगा। दैट्स व्हाई। तो आई होप आपको ये बात समझ में आ गई होगी। अब यहाँ पे देखिए, इस जगह अगर हम देखें तो ये बात तो तय है कि डबल बॉन्ड हट गया और उस डबल बॉन्ड की जगह पर एक तरफ Cl आ गया और एक तरफ पे H आ गया।
यानी कि एडिशन तो है। अब एडिशन दो टाइप का होता है, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन भी होता है और न्यूक्लियोफिलिक एडिशन भी होता है। अब अगर H पहले अटैक करेगा तो इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन कहलाएगा क्योंकि प्लस वाली बॉडी अटैक कर रही है, और अगर Cl माइनस पहले अटैक करेगा तो ये न्यूक्लियोफिलिक एडिशन कहलाएगा। इस स्टेप में आपको नजर आ रहा होगा कि H प्लस ने पहले अटैक किया है, ये देखिए H प्लस ने पहले अटैक किया है। क्योंकि H प्लस ने पहले अटैक किया है इसलिए हम इसको कहते हैं इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन, और नेक्स्ट स्टेप में Cl माइनस ने अटैक किया। अब आपके दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा कि H प्लस ने ही पहले क्यों अटैक किया, Cl प्लस भी पहले अटैक कर लेता, सॉरी Cl माइनस भी पहले अटैक कर लेता, Cl माइनस पहले अटैक कर लेता, ठीक है, तो आप यहाँ पे Cl जोड़ देते और यहाँ पे CH2 माइनस रहने देते, करेक्ट। इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन यहाँ शिफ्ट कर देते ना, तो इस पे माइनस रहता, इस पे प्लस रहता, प्लस से माइनस Cl को जोड़ देते आप, ओके, और यहाँ CH2 माइनस रहता और अब इस पे आके H अटैक कर लेता। ऐसा भी तो हो सकता था, लेकिन ये मैं आपको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट में अच्छे से बता चुका हूँ। अगर आपको ध्यान नहीं है तो आप जाकर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट वाला वीडियो देख सकते हैं। वहां पे मैंने आपसे बोला था कि अटैक कौन करेगा ये इस बात पे डिपेंड करता है, पहले अटैक कौन करेगा इस बात पे डिपेंड करता है कि बनने वाला जो इंटरमीडिएट होता है वो कितना स्टेबल बनता है। H प्लस के अटैक करने से यहाँ पे कार्बोकेटायन बनता है जो कि बहुत स्टेबल होता है, जबकि अगर Cl पहले अटैक कर लेता है तो कार्बोनाइन बनता जो कि अनस्टेबल होता। दैट्स वाई पहले हमेशा अटैक उसी का फिजिबल माना जाता है जिसके अटैक से स्टेबल स्पीशीज बनती है। आप ज्यादा लोड मत लो दिमाग पे, ये सारी चीजें क्लास 12th में बहुत डिटेल में आएगी और स्टेप वाइज मैनर में आप पढ़ेंगे। मैं आपको सिर्फ एक आइडिया दे रहा हूं कि आपके दिमाग में बातें रहे। तो H प्लस ने पहले अटैक इसलिए किया क्योंकि ये इंटरमीडिएट कंपैरेटिवली Cl माइनस के पहले अटैक करने वाले बनने वाले इंटरमीडिएट से ज्यादा स्टेबल है। दैट्स वाई H प्लस का अटैक ज्यादा फिजिबल माना जाएगा, इससे सेकेंडरी कार्बोकेटायन बनते हैं जो कि स्टेबल होते हैं, और उसके बाद फिर न्यूट्रलिटी गेन करने के लिए Cl माइनस अटैक कर देता है, तो इसलिए हम इसको एडिशन रिएक्शन तो कहेंगे लेकिन इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन। एक और देखिए, अब यहाँ पे अगर हम बात करें तो यहाँ पे भी वही हुआ है। यहाँ पे भी जब Br2 का अटैक होता है तो ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं तो इस कंपाउंड को इलेक्ट्रॉन रिच माना जाता है, और जब ये कंपाउंड इलेक्ट्रॉन रिच होता है तो सामने वाली स्पीशीज डेफिशिएंट मानी जाती है, और डेफिशिएंट स्पीशीज को हम इलेक्ट्रोफाइल कहते हैं। और इलेक्ट्रोफाइल का जब अटैक होता है तो हम उसे इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन कहेंगे, क्योंकि यहाँ पे ये बॉन्ड हटाए और बॉन्ड की जगह पे दो Br आकर जुड़ गए, तो ये है तो एडिशन रिएक्शन, लेकिन यहाँ पे ये इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन कहलाएगा क्योंकि जब भी ऐसा सीन क्रिएट होता है जहाँ डबल बॉन्ड हो तो डबल बॉन्ड वाली स्पीशीज जनरली इलेक्ट्रॉन रिच मानी जाती है, और ये इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशीज हमेशा डेफिशिएंट वाले को अपने ऊपर अटैक करवाती है, ये उसके ऊपर जाके अटैक करता है, तो प्लस वाले पे अटैक करेगा। अब इससे Br प्लस बनता कैसे है वो मैकेनिज्म का पार्ट है, तो हम इसको भी इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन की कैटेगरी में रखेंगे। और वैसे भी आप ये ध्यान रख लीजिए, जब जब कार्बन हो और एडिशन हो रहा हो और जो बॉन्ड है वो कार्बन कार्बन के बीच में हो, तो आप हमेशा ध्यान रखिए हमेशा इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन ही होता है। अब ये दूसरा केस देखिए, इस केस में यदि हम देखें तो ये बात तय है कि यहाँ पे जो ये है ये बॉन्ड हट गया है, यहाँ पे H आ गया है और यहाँ पे Cn आ गया है, देखिए यही प्रोडक्ट है, लेकिन इस बार अटैक पहले नेगेटिव वाले ने किया है, पॉजिटिव वाला बाद में अटैक कर रहा है, और क्योंकि नेगेटिव वाले ने पहले अटैक किया है इसलिए हम इस एडिशन को कहेंगे न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। नाउ द क्वेश्चन अराइज आपके दिमाग में कि नेगेटिव वाले ने पहले क्यों अटैक किया। देखिए अभी मैंने ट्रिक बताई थी कि कार्बन कार्बन वाला डबल बॉन्ड अगर हो तो हमेशा पॉजिटिव भी पहले अटैक करता है क्योंकि उसमें कार्बोकेटायंस बनते हैं, लेकिन यहाँ पे देखिए कार्बन कार्बन का बॉन्ड नहीं टूटा है, कार्बन ऑक्सीजन का बॉन्ड टूटा है, तो ऐसे केसेस में जो स्टेबल इंटरमीडिएट होगा उसी के हिसाब से रिएक्शन चलेगी, और यहाँ कार्बोकेटायन तो बनने का अब सवाल ही नहीं उठता क्योंकि कार्बोकेटायन तो तब बनता है जब चारों तरफ कार्बन, ठीक है, यहाँ तो एक तरफ तो ऑक्सीजन आ गया, तो यहाँ कार्बोकेटायन नहीं बन रहा, नंबर 1। और ये बात भी मैंने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट में आपके साथ शेयर की। Cn जब अटैक करता है इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन आप यहाँ शिफ्ट कर दीजिए तो इस पे माइनस आ जाएगा, इस कार्बन पे प्लस आ जाएगा और इस प्लस से माइनस जुड़ जाएगा, तो देखिए ये कंपाउंड बन गया। इस कंपाउंड में सबका ऑक्टेट कंप्लीट है, दैट्स वाई ये जो इंटरमीडिएट बना है ये स्टेबल है, इसीलिए Cn का अटैक पहले फिजिबल होता है, ये मैंने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट में बताया है, आप जाकर वापस देख सकते हैं। और उसके बाद न्यूट्रलिटी गेन करने के लिए H प्लस अटैक कर लेता है और फिर ये आपका कंपाउंड बन जाता है। तो पॉइंट इज क्योंकि न्यूक्लियोफाइल ने पहले अटैक किया है इसीलिए कहलाता है न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। ओके, अब आप उल्टा अगर सोचना चाहते तो सोचें, ये देखिए C O पे माइनस, माइनस से हम प्लस को जोड़ देते हैं, H, ये एक H रह ही गया और यहाँ पे कौन सा साइन रह जाएगा, पॉजिटिव रह जाएगा, यही बनेगा ना। अगर मान लीजिए O पे माइनस है और माइनस पे मैं पहले H प्लस का अटैक करवा दूं तो OH बन जाएगा पहले और C पे प्लस रह जाएगा। अब आप कहते हैं इस प्लस पे अब Cn माइनस का अटैक करवा दो आप, तो Cn माइनस का जब अटैक होगा तो ये स्पीशीज बन जाएगी। तो पॉइंट इज पहले आपने H का अटैक क्यों नहीं कराया, Cn का बाद में अगर आप करवा रहे हैं तो इस तरीके से आप आगे प्रोसीड क्यों नहीं कर रहे, आपने पहले Cn माइनस का ही क्यों अटैक किया, पहले H प्लस का अटैक किया तो ये स्पीशीज क्यों नहीं बनाई, क्योंकि ये स्पीशीज अनस्टेबल है। क्यों अनस्टेबल है, क्योंकि इसमें कार्बन का ऑक्टेट ही कंप्लीट नहीं है। आप गौर से देखिए ये कार्बोकेटायन तो है नहीं, दूसरा कार्बन 1 2 3 4 5 6 बॉन्ड बना रहा है तो ऑक्टेट इनकम्प्लीट है। तो H प्लस का पहले अटैक आप जब करते हैं तो इनकम्प्लीट ऑक्टेट स्पीशीज बनती है एज इंटरमीडिएट जो कि अनस्टेबल होता है, और जबकि Cn माइनस का पहले अटैक होता है तो ऐसी स्पीशीज बनती है जिसमें सबका ऑक्टेट पूरा होता है।
दैट्स वाई CN माइनस का अटैक पहले होता है और दैट्स वाई इस रिएक्शन को हम न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन कहेंगे, ना कि इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। जबकि इलेक्ट्रोफाइल ने भी अटैक किया है लेकिन सेकंड स्टेप में किया है। फर्स्ट स्टेप पे जो अटैक करता है उसके हिसाब से नाम दिया जाता है। आई होप आपको ये बात अच्छे से समझ में आई होगी। नहीं तो ट्रिक क्या है, जब भी कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन टूट रहा हो तो हमेशा इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन कीजिए, और जब भी इस टाइप का बॉन्ड मतलब हेटेरोएटम बॉन्ड जब टूटता है तो फिर उन केसेस में जनरली न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन होता है। ओके, अब इस एग्जांपल को देखिए। ये आपने एलिमिनेशन, अच्छा एडिशन तो हमारा हो गया, अब एलिमिनेशन की बात करते हैं। अब एलिमिनेशन में तो हमने E1 E2 तो अभी हमें समझना ही नहीं है, तो फिर एलिमिनेशन तो आपको समझ में आ गया कि इसी में से Br गया और इसी में से H गया, तभी तो ये CH2 बच गया, तो ये टूट गया, इसी में से टुकड़ा बाहर निकल गया, दैट्स व्हाई एलिमिनेशन। तो एलिमिनेशन हमें समझना नहीं है, E1 E2 तो हम मैकेनिज्म करते हैं तभी समझते हैं, तो यहाँ बताने की जरूरत नहीं है। ये भी एलिमिनेशन है, मैं समझा चुका हूँ, रीअरेंजमेंट भी मैंने आपको बता दिया है अच्छे से। तो आई होप आपको अब बातें बिल्कुल क्लियर हो गई होगी। ठीक है, मैं फिर कह रहा हूँ, मैंने आपको एक एडवांस लेवल बताया है। बोर्ड्स के हिसाब से तो सिर्फ ये देखना है कि कोई हटकर कौन आ रहा है, कोई हटकर कोई मॉलिक्यूल नया आ रहा है तो सब्स्टिट्यूशन, केवल चीजें जुड़ती जा रही है तो एडिशन, केवल चीजें बाहर निकलती जा रही है तो एलिमिनेशन, और ना कोई अंदर जुड़ रहा है ना अंदर से कोई बाहर जा रहा है, सिर्फ एटम्स रीअरेंज हो रहे हैं तो दैट इज रीअरेंजमेंट रिएक्शन। लेकिन इनका एक स्टेप फॉरवर्ड जाकर हमने कुछ और एग्जाम्पल्स के साथ इनको देखा। तो आई होप आपको अच्छे से बात समझ में आई होगी, एग्जाम्पल्स भी अच्छे से समझ में आ गए होंगे। बाकी आप ये चीजें ध्यान रखिए, क्लास 12th में तो इनकी बहुत डिटेल्स आएंगी, हर रिएक्शन के कई सारे एग्जांपल्स आपको देखने को मिलेंगे। अभी भी देख ही लिए, रेडिकल का देख लिया, इलेक्ट्रोफिलिक देख लिया, न्यूक्लियोफिलिक देख लिया, ये वाला भी देख लिया, ये वाला भी देख लिया, ऐसे उधर तो फिर ये मैकेनिज्म भी इन्वॉल्व हो जाएंगे सारे, तो सारी चीजें और अच्छे से क्लियर हो जाएगी। लेकिन हाँ, एक बेसिक आइडिया आपके दिमाग में रहना चाहिए। तो इसके साथ हमारा जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का पार्ट 1 खत्म हो जाता है, जिसके अंदर हमने बेसिक आइडिया लिया ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का सबसे पहले, उसके बाद हमने नॉमेनक्लेचर पढ़ा, कॉमन नेम्स पढ़े, आइसोमेरिज्म पढ़ा, उसके बाद हमने इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट की कई सारे इफेक्ट्स पढ़े इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट के थ्रू, जिसमें हाइपर कॉन्जुगेशन था, इंडक्टिव इफेक्ट था, रेजोनेंस इफेक्ट था, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट था। ओके, और लास्ट में फिर हमने एरोमेटिक कैरेक्टर के ऊपर डिस्कशन किया, और फिर यहाँ पे आज हमने टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के ऊपर एंड कर दिया। आइसोमेरिज्म की बात भी करें तो आइसोमेरिज्म को हमने बहुत डिटेल में देखा है, IUPAC को भी हमने बहुत डिटेल में देखा है, इसलिए हमारे 33 और 34 लेक्चर्स हो गए। तो आप इन सबको अच्छे से तैयार कर लीजिए। अगर ये चैप्टर आपका अच्छे से तैयार है, ये 33 लेक्चर्स अगर आपके बहुत अच्छे से तैयार है, तो मैं आपको अश्योर करता हूँ आपको क्लास 12th में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कभी परेशानी नहीं आएगी। और जिनके ये तैयार नहीं है उन्हें हर चैप्टर में परेशानी आएगी, क्योंकि ये सारी चीजें वापस आएगी अलग अलग तरीके से, दैट्स व्हाई। ओके, तो अच्छे से नोट्स बनाइए, अच्छे से इनको रिवाइज कीजिए, प्रॉब्लम्स आती हैं तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू।